प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के गद्य खंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पूर्व आपको जो भाषा और आधुनिकता पाठ है उससे संबंधित पहला अन्वित जो है आपके सामने रखा गया और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में बताया गया। आज उसी पाठ का दूसरा भाग जो आपके प्रकरण में भाषा और सुंदरता, भाषा और आधुनिकता, तो इसके द्वितीय भाग को आज बताया जाए। तो आइए और देखें कि जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि भाषा और संस्कृति का अटूट संबंध है और वह समयानुसार नए नए शब्दों का अगर खोज होना आवश्यक है तो हमें भाषा में निश्चित रूप से आधुनिकता लानी होगी। आगे बताया जा रहा है कि अब प्रश्न यह है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है, अर्थात भाषा में आधुनिकता कैसे लाया जाए, इसमें नए शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, नए शब्दों की खोज कहाँ से की जाए, और इसमें तो जो परिवर्तन कैसे संभव है वह एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यह यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध, यह दो समस्या सामने आती है कि यत्न साध्य और सहज सिद्ध। यत्न साध्य से तात्पर्य अर्थात जो इसके कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी विशेष व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए, इसको कहा गया है यत्न साध्य। अर्थात प्रयत्न के बल पर इसे प्राप्त किया जाए, परिवर्तन किया जाए और नए नए शब्दों की खोज किया जाए, तो इसको यत्न साध्य कहा गया। और किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह के माध्यम से यह प्रयत्न होना चाहिए जिसमें वह भाषा के नए नए भाषा के लिए शब्दों की नई नई खोज करें। दूसरा सहज सिद्ध, अर्थात सहज सिद्ध से तात्पर्य है कि अनायास ही भाषा की यह गति स्वाभाविक होती है कि वह स्वाभाविक रूप होने के कारण यह किसी न किसी रूप में बिना प्रयत्न के ही यह भाषा में परिवर्तन हो जाएगी, इसको कहा गया है सहज सिद्ध। इस प्रकार यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। अर्थात भाषा में आधुनिकता लाने के लिए, नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए निश्चित रूप से यह सहज सिद्ध जो साधन है वह संभव नहीं है, बल्कि यत्न साध्य जो साधन है हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा यत्न होना चाहिए। हमें यह सदैव उसमें किस शब्द की आवश्यकता कब पड़ रही है इसका ध्यान रखना होगा। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी, अर्थात निश्चित रूप से सहज सिद्ध से काम नहीं चलेगा बल्कि यत्न साध्य होना ही पड़ेगा। 18वीं शती के में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। यह दो उदाहरण दिया गया है कि दो भाषाएं हमारे बीच में उपलब्ध हुई। यह वह थी 18वीं शताब्दी अर्थात 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। अर्थात जितना ही उन्होंने प्रयत्न किया
उसी प्रयत्न के आधार पर, उनके कोशिश के आधार पर, उनके नए नए विज्ञान में खोजों के आधार पर यह अपने आप ही वह संपन्न हो गया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रूप होता है। अर्थात भाषा का निर्माण शब्दों के माध्यम से होता है और शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है जिसका एक निश्चित दिशा होता है। तो शब्द और अर्थ के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। इसलिए हमें इन शब्दों को और शब्दों के अर्थ ग्रहण की क्षमता को, उसको एक अलग ढंग से व्यवहारित करना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा। यदि भाषा में आधुनिकता लाना चाहते हैं, यह निश्चित रूप से यत्न साध्य है, अर्थात यत्न के द्वारा ही इसे पूरा किया जा सकता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए, अर्थात भाषा में बिना किसी विकृति फैलाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। अपनी भाषा में पूर्व से आ रहे शब्दों में बिना विकृति फैलाए उसमें नए शब्दों का स्वागत करके अपनी भाषा में एक नवीनता लाने का जो प्रयास होगा वही यत्न साध्य कहलाएगा। यह वही यत्न साध्य होगा और इस यत्न साध्य का जो हमारा वो प्रयत्न होगा उसे हमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ। अगर उसमें बहुत थोड़ा सा रूपगत परिवर्तन करना हो, उसके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना हो, चंद रूपगत अर्थात बहुत कम आंशिक मात्रा में हम उसके रूपगत परिवर्तन करके उसे स्वीकार कर लें। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक एवं साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए। अर्थात जो देश अभी आज भी काफ़ी पिछड़े हैं, जैसे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के कुछ देश और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश ऐसे हैं कि जो अभी आज भी वैज्ञानिक एवं साहित्य सृजन की दिशा में काफ़ी पिछड़े हैं, अर्थात वह अभी अविकसित हैं। ऐसे विकासशील देशों में जो नई नई तकनीकी, नए नए यंत्रों का और नए नए वैज्ञानिक खोजों का जो प्रभाव पड़ा है, उनके शब्दों को ऐसे देशों में अपनी भाषा में आधुनिकता लाने के उद्देश्य से उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, अर्थात काफ़ी तेज़ी से उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि तभी भाषा में आधुनिकता दिखाई देगा। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। जैसे आप व्याकरण में पढ़े हैं कि शब्दों के माध्यम से ही भाषा बोली जाती है और भाषा जो है विचार आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन है। इस भाषा का निर्माण शब्दों के माध्यम से होता है। तो शब्दों के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। अर्थात जहाँ जिस भाषा में शब्द ही न हो या सीमित शब्द हों तो वह भाषा बहुत ही विचार आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि उसकी शब्दावली ही बहुत आंशिक रूप में है, इसलिए वह दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, अर्थात भाषा में विकास हम तभी कर सकते हैं जब उसमें शब्दों का स्तर ऊंचा हो, शब्दों की संख्या ज़्यादा हो। ऐसे दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। अर्थात हमारे हिंदी में प्रतिदिन आए दिन हमारे समाज में जो व्यवहार में लाए जाने वाले शब्द हैं, उन शब्दों में बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं कि जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। अर्थात वह हमारे
हिंदी भाषा का न होते हुए भी हमारे हिंदी भाषा में बिना अर्थ की दुर्बोधता दिए वह हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को समझने और समझाने के लिए सक्षम है। ऐसे शब्दों को हम आए दिन अपने हिंदी में उदाहरण के रूप में लिए हैं। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में बताया कि टेक्नोलॉजी शब्द अंग्रेजी का हमारे हिंदी में तकनीकी बन करके आ गई, अर्थात उसके रूपगत में चंद परिवर्तन करके आज हमारे बीच में हिंदी में तकनीकी शब्द का बहुत ही अच्छा ढंग से उपयोग होता चला जा रहा है। यह निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी शब्द का परिवर्तित रूप है, जिसमें रूपगत परिवर्तन करके हमारे हिंदी में तकनीकी के नाम से जाना जाता है। ये शब्द अर्थात फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए, वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है, अर्थात उसको हम जानते नहीं हैं, अनायास एकाएक प्रयोग में आने लगता है और वह हमारी भावना और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होता है, इसलिए हमारी भाषा में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। भले ही काम चलाऊ माध्यम में प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय न हो, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में हम उसका प्रयोग नहीं देख पाते हैं, फिर भी वह हमारे काम चलाऊ रूप में हमारे माध्यम का वह साधन बन जाता है। वह यदि ग्रहण करना पड़े तो उसे भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ यत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। निश्चित रूप से यही यत्न साध्य कहलाएगी और इस प्रकार से हम अपने भाषा में कुछ आधुनिकता लिए हुए, अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करते हुए भाषा को और विकसित क्रम में रखते चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो प्रश्न हमारे सामने है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है, तो इसके लिए दो रूप, जिसमें यत्न साध्य और सहज सिद्ध बताई गई। तो सहज सिद्ध यह हमारा कोई प्रयास नहीं है और सहज सिद्ध अनायास ही होना कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यकता के अनुसार यह सहज सिद्ध जो माध्यम है वह संभव नहीं है, इसलिए हमें यत्न साध्य के माध्यम से अपने भाषा में कुछ परिवर्तन करते हुए उसमें आधुनिकता का ध्यान रखना चाहिए और भाषा में ज्यों-ज्यों आधुनिकता आएगी तभी भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने में सक्षम माध्यम बन सकेगा। आज बस इतना ही, शेष भाग अगले वीडियो में दिया जाएगा। आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।